Hello, dear student. So, in history, we are discussing the first chapter, the rise of nationalism in Europe. And in your previous lecture, we have discussed about the division of age of revolution, or we can say that the age of revolution 1830 to 1848. And we have also discussed about the three states. First stage is the romantic imagination and national feeling. Second stage, hunger, hardship, and popular revolt. And third is the revolution of liberals 1848. And we have discussed about the detailed analysis of the romantic imagination and national feeling. So now let we start our next topic, hunger, hardship, and revolt. एक्चुअली ये सिचुएशन यूरोप में हमें 1830s के समय में दिखाई देती हैं, जिस समय पूरे यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दिखाई पड़ती है। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब पीपल्स के पास मनी ना हो, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में हेल्प कर सके। तो बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक हार्डशिप मिलती है, बहुत मुश्किल से लोग जॉब कर पाते थे या अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी खाने पीने की चीज़ों को वो अवेलेबल करा पाते थे। तो 1830s का ये जो समय थे, वो इकोनॉमिक हार्डशिप या हम कहें तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के रूप में यूरोप में दिखाई पड़ता है। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के लिए कई सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसमें पहला रिस्पॉन्सिबल हम देखें, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw an enormous increase in population all over यूरोप। तो पहला रीज़न क्या है कि 19th सेंचुरी का जो हाफ सीजन टाइम था, उस समय में बहुत बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट दिखाई देती है। अचानक से पॉपुलेशन में ग्रोथ बढ़ जाती है, लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ने लगते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखें कि लार्ज स्केल रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़ लेड टू ओवर क्राउडेड सिटीज़ एंड रिड्यूस जॉब। तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। दूसरी चीज़, जो रूरल एरिया में रहने वाले पीपल्स थे, नेचुरली वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, जिसकी वजह से लोगों को चीज़ों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को अवेलेबल करा पाना, उनको अरेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में एक बहुत बड़े पैमाने पे रूरल माइग्रेशन हमको दिखाई देती है कि बहुत बड़े पैमाने पे रूरल पॉपुलेशन सिटी एरिया की तरफ माइग्रेट करती है। और इस माइग्रेशन की वजह से सिटी एरियाज़ में ओवर क्राउड बढ़ जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जॉब अवेलेबल करा पाना एक टफ वर्क था। सो जॉब्स हमारे धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे। तीसरी चीज़ हम देखें तो कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन मेड गुड, कि चूँकि मशीनें हमारी यूरोपियन सोसाइटी का एक पार्ट बन चुकी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भी आने लगे थे, तो उसके वजह से हुआ क्या कि मशीनों के माध्यम से सामानों को बहुत ही सस्ते लेवल पे बनाना शुरू किया गया और उनको सस्ते दामों पे बेचना शुरू किया गया। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो क्राफ्टमैन थे, जो वीवर्स थे, जो हैंडमेड चीज़ें बनाते थे, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, या इनका जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो ये लोग भी फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये कंपटीशन ने भी क्या किया कि बहुत सारे लोगों की जॉब छीन ली, लोगों के जीविका के जो सोर्सेस थी उनको उनसे हटा दिया। अगली चीज़ हम देखें, पीजेंट बर्डन विथ फ्यूडल ड्यूज एज इन रूरल एरिया एरिस्टोक्रेसी वाज स्टिल इंजॉइंग द पावर। कि जो पीजेंट्स थी, जो रूरल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, ये लोग फ्यूडल ड्यूज, इसमें आपके जो कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ड्यूज़ वगैरह उनको पेमेंट करनी पड़ती थी, ये उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज़ में एरिस्टोक्रेसी लोगों की सुप्रीमेसी देखने को मिलती थी।
एरिस्टोक्रेसी, ऑलरेडी हम जानते हैं कि एरिस्टोक्रेसी ऐसे लोगों को कहा गया है जो अमीर होते थे, अमीर जात आप कह सकते हैं, रिच पर्सन थे। ऐसे लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये डिफरेंट टाइप्स के ड्यूज़ लगा देते थे, टैक्सेस अप्लाई कर देते थे, जिसकी वजह से पेजेंट्स लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और यही रीज़न था कि वह एक प्रॉपर वे में अपनी सर्वाइव करने के लिए वे सिटीज़ की तरफ मूव करके ओवर क्राउडेड बना देते थे और जॉब को रिड्यूस कर दिए। अगली चीज़ हम देखें कि इसकी वजह से धीरे धीरे हुआ क्या, फूड प्राइसेस बढ़ गई, कि जो खाने पीने की चीज़ें थी उनकी जो वैल्यू थी मार्केट में वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। और कभी ऐसा हो कि हार्वेस्ट हमारी किसी साल ख़राब हो गई, हमारी फसल कभी किसी साल ख़राब हो जाती हो, तो जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है। फ्रूट प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और हार्वेस्ट अगर ख़राब हो गई तो ऐसे में फूड प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो अब इन सारी चीज़ों ने पूरी कंट्री लेवल पे, पूरे टाउन्स एरियाज़ में पॉपुलिज्म की कंडीशन ला दी। अब आता है कि पॉपुलिज्म क्या है। पॉपुलिज्म एक ऐसी कंडीशन को कहा गया है या एक ऐसे स्टेज को कहा गया है जिसमें ह्यूमन बींग्स अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम न कर पाता हो। हम इसको पावर्टी भी कह सकते हैं, बट पावर्टी से भी डाउन कंडीशन हमारी पॉपुलिज्म होती है। तो यहाँ पे हमको बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत डाउन ट्रॉडन पॉवर्टीज़ हमको यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिलती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से पीजेंट्स वीवर्स ने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। और इसकी वजह से लुईस फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा। स्पेशली हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में लुईस फिलिप थे जिसको इस पीजेंट्स और वीवर्स की रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से उनको हटना पड़ा था। तो ये तो कंडीशन थी हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, कि लोग भूखे रहने लगे, लोगों के पास इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं थे कि वो कहाँ से इनकम कर पाएँ, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए लोग जो पीजेंट्स थे, वीवर्स थे, जो ऐसे डाउन ट्रोडन पीपल्स थे सोसाइटी में, उन लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पे वहाँ पर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट का कॉन्सेप्ट हमको यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि कुछ एक दो ऐसे कुछ स्पेशल रिवॉल्यूशन की बात कही गई है, तो हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी रिवॉल्यूशन थी उस समय में। तो इसमें एक आपकी बुक में रिवॉल्यूशन को दिखाया गया है कि जो सेल्सिया का रिवॉल्यूशन था, कि जो सेल्सिया के वीवर्स थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था। ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते थे जो रॉ मटेरियल देते थे और ऑर्डर को फिनिश कर देते थे, उनको ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए देते थे, लेकिन उनकी जो पेमेंट होती थी उनको वो डाउन कर देते थे, या उनकी जो पेमेंट उनको जो देना होता था उसको वो कम कर देते थे। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्सिया में वीवर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जैसे कुछ ऐसे पीपल्स जो उनको रॉ मटेरियल देते थे और उनको टेक्सटाइल्स वगैरह बनाने का काम दे देते थे, और उनको जैसे ही वो अपना काम फिनिश करते थे, फिनिश करके वो कॉन्ट्रैक्टर को वो सामान देते थे, लेकिन जो पेमेंट होती थी वो कम कर देते थे, पूर्ण फुल पेमेंट वो नहीं देते थे। तो इसकी वजह से वहाँ पर हमको सिलसिया में एक बड़े पैमाने पे वहाँ पर एक रिवॉल्ट हमको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारी थी हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट की कंडीशन। अगली चीज़ हम देखें रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स की। अब बात करते हैं कि ये लिबरल्स कौन थे।
लिबरल्स ऐसे पीपल्स को कहा गया जो कभी कुलीन होते थे, पढ़े लिखे होते थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले होते थे। तो ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल्स थे, इन्हीं को लिबरल्स कहा गया है। और इनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है। स्पेशली हम देखें तो कि जो फ्रेंच मोनार्की थी, 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रेंच मोनार्की वहाँ से हट जाती है, यानी लुइस फिलिप को वहाँ से हटना पड़ा और वहाँ पर रिपब्लिक कॉन्सेप्ट दोबारा से अप्लाई किया गया था। तो फ्रांस की घटना ने क्या किया कि जो रिवॉल्ट था उसको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाने में हेल्प की थी। ये जो लिबरल्स मिडिल क्लासेस थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, इनकी डिमांड दो लेवल पे देखने को मिलती है। एक तो पहली चीज़ वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम कंट्री में आए, और दूसरी चीज़ नेशन का यूनिफिकेशन। यानी लिबरल्स मिडिल क्लास क्या मांग करते थे कि कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और नेशन का यूनिफिकेशन भी होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों की वजह से लिबरल्स आगे की तरफ अपने जो डिमांड्स को लेकर के रिवॉल्ट को कंटिन्यू करना शुरू किए थे। इसमें अगर हम देखें, जो जर्मनी में सबसे पहले ये काम किया गया था, तो पहला स्टेप जर्मनी में उठाया गया था इससे रिलेटेड। वहाँ पर जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, आर्टिसन का मतलब शिल्पकार, इन लोगों ने क्या किया, एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग की। यानी जर्मन नेशनल असेंबली में पीपल्स को भेजने के लिए वोट किया, और जब मेंबर्स उसमें चले गए तो वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया था। और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वह सेंट पॉल चर्च में ऑर्गेनाइज की जाती है। वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन रेडी किया जाता है जो जर्मन नेशंस के लिए बेहतर हो। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बताई गई थी कि एक जर्मन नेशन होगा जिसमें एक मोनार्क हेडेड होगा जर्मन नेशन के लिए, और पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा कि अगर जो मोनार्क कुछ भी गलत करता है पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन कर सकती है। इस टाइप का सिस्टम जर्मन नेशन के लिए लिया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें बनाने के बाद उन्होंने प्रसा के किंग थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और उनको ऑफ़र किया कि आप हमारी जर्मन नेशंस के लिए मोनार्की बनिए, हमारा किंग या हेड बनिए। लेकिन जो किंग ऑफ प्रसा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था और वो ऐसे लोगों के साथ मिल गए जो मोनार्की सुप्रीमेसी एंड चर्च सुप्रीमेसी को लाना चाहते थे, या हम कह सकते हैं सिंपल शब्द में कि वो कंजर्वेटिव के साथ जाकर मिल गए थे। तो लिबरल्स का इस तरीके से एक हमको जर्मन नेशन में देखने को मिलता है। आगे हम देखें कि और भी कुछ चीज़ें थी कि आखिर ये क्यों फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेस नहीं हो पाई थी, क्यों फेल हुई थी। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहली चीज़ कि सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट शिफ्टेड टू मिडिल क्लास डोमिनेंट। शुरू में ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल्स थे, इनका मेन मोटिव था सोसाइटी के लिए कुछ करना, सोशल बेस पे अपने वर्क को सामने रखना। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि इनमें मिडिल क्लास का डोमिनेंस होना शुरू हुआ, और जहाँ पे डोमिनेंस होगा नेचुरली वो चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज़ लॉस्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस।
जब डोमिनेंस शुरू होता है मिडिल क्लास का, तो वहाँ पे जो वर्कर्स सोसाइटी थी, आर्टिसंस थे, शिल्पकार जो थे, इन्होंने अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया। दूसरी चीज़ कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, उसमें जो विमेंस थी, वे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की तरह थी। उनको कोई राइट नहीं था बोलने का, वो वोट नहीं कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन में वुमेन्स ने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। सो पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फाउंड बाय वुमेन फॉर पॉलिटिकल राइट, कि उन्होंने वुमेन्स ने क्या किया कि पॉलिटिकल एसोसिएशन ग्रुप बनाना शुरू किया, और उसके थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम भी इस सोसाइटी के हिस्सा हैं और हमें भी पॉलिटिकल राइट्स होना ज़रूरी है। वोटिंग का राइट हो, हमें अपनी बातों को रखने का राइट हो, इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिमांड की थी। अगली चीज़ हम देखें कि कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस लिबरल्स, कि अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब हमारी ख़त्म हुई तो उसमें कंजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा उस समय एक्टिव थे। उन्होंने क्या किया कि लिबरल्स धीरे धीरे क्या हो, लिबरल्स को अपने सप्रेस में ले लिया, अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया, और बार बार उनको सप्रेस्ड करने लगे, उनको फोर्स करने लगे कंजर्वेटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सामने। अगली चीज़ हम देखें, सो फियरिंग फ्यूचर रिवॉल्यूशन मोनार्क्स इंट्रोड्यूस चेंजेस। अब इस तरीके से जो रिवॉल्यूशंस लिबरल्स के थ्रू, पीजेंट्स, वेवर्स के थ्रू जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे, इन सारी चीज़ों की वजह से जितने मोनार्क्स वगैरह थे, जो राजा वगैरह होते थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ नए नए बदलाव लाने शुरू कर दिए। इन्होंने सबसे पहले सर्फडम को बंद किया और बॉन्डेड लेबर फोर्स को बंद किया। अब बात आती है कि सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स क्या होती है। सर्फडम का मतलब होता है दास प्रथा। सिंपल शब्दों में कहें तो लोगों को बिना कुछ भी पेमेंट किए उनसे बस काम कराते रहो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दैट इज द सर्फडम। बॉन्डेड लेबर का मतलब है कि आप हमारे लिए काम करो, जैसे हमने क्या किया, हमने कुछ आपको पेमेंट दी, लेकिन आप उसको मुझे दोबारा हमको रिकवर हम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, आपको अपने पास रख लेंगे और जब तक हमारा वर्क के अकॉर्डिंग आपसे हम काम लेते रहेंगे, जब तक कि मेरा जो रिकवरी ना हो जाए। तो ये बॉन्डेड लेबर्स, इन सारी चीज़ों को मोनार्क ने यूरोपियन सोसाइटी में बंद करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसकी सबसे पहले शुरुआत फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो जर्मन नेशनल असेंबली थी, यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी कुछ कमियों की वजह से ये पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं, और जो मोनार्कियल सिस्टम रिस्टोर तो होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमको दिखाई पड़ती हैं। So in next video we will try to understand about the unification of Germany, unification of Italy, and as well as Great Britain unification. So next day we will try to understand next topic. Thanks to all.